नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सीधे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। पहला प्रश्न तो ये हो जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर हिंदी दिवस की बात की जाए। राष्ट्रीय ना पूछते हुए हिंदी दिवस की बात करेगा तो सीधा 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है विश्व हिंदी दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है कि विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी, इसका कारण क्या था? कारण देख लीजिए, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको कारण कि 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन, मतलब उस समय के तत्कालीन 2006 के संदर्भ में बात हो रही कि 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, किन्होंने? मनमोहन सिंह ने, ठीक, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार ये घोषणा की थी। पहली बार यह घोषणा की थी, ठीक। अब यहाँ से पता चल गया होगा किस लिए मनाया जाता है कि 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार ये घोषणा की थी। और पहली बार हिंदी सम्मेलन की बात आती है, हिंदी सम्मेलन। तो हिंदी सम्मेलन में पहली बार कब मनाया कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, ठीक, नागपुर में मनाया गया था। तो इसी आधार पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय, कर लीजिए, या विश्व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा या फिर विश्व मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ से सीधा हमारा हो जाएगा 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और अभी आने वाला है, आज 15 तारीख हो गई, अब देखते हैं जल्दी आने वाला है। तो इस दिन क्या मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात हो रही है। अब चौथा प्रश्न यहाँ से बनता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा ये मानना है कि महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम में आएंगे ही, कहीं ना कहीं आपको देखने को ये मिल जाएंगे। अब अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि की संज्ञा किसे दी गई? भारत के प्रथम राष्ट्र कवि, या फिर एक और संज्ञा दी गई है इन्हें, एक प्रश्न और बन जाता है यहीं पे, इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, या भारत के, 2 प्रश्न बन जाते हैं इनके ऊपर। भारत के आधुनिक तुलसीदास जी का नाम सुना होगा सभी ने, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो भारत के आधुनिक तुलसी के, ठीक है,
आधुनिक तुलसी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ से हमारा जवाब हो जाएगा, सीधा सीधा जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को, ठीक, गुप्त जी को भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। भारत के आधुनिक तुलसी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न नंबर 5। अब पहले भी इसके विषय में बात हो गई है और आज फिर से देख लीजिए। आदि कवि, आदि कवि के संदर्भ में बात कर ले तो आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि जी को, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी को जाना जाता है, वाल्मीकि को। अगला है छठा, केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी, केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान। यहाँ पर केंद्रीय अंग्रेजी और केंद्रीय हिंदी भाषा संस्थान की बात हो रही। भाषा संस्थान कहाँ है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा हैदराबाद, हैदराबाद में, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि पंजाबी भाषा का, किसका, पंजाबी भाषा के बारे में बात हो रही कि पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से होता है? किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ से अपभ्रंश के बाद तो यहाँ पर सीधे सीधे इसका अपभ्रंश हो जाएगा आपका पेशाची अपभ्रंश, ठीक, पेशाची अपभ्रंश। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है शोरसेनी अपभ्रंश के बारे में हम बात कर ले तो कुछ अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश है तो इससे कुछ ज़्यादा ही भाषाओं का जन्म हुआ है, ठीक। तो शोरसेनी के बारे में बात कर लेते हैं। शोरसेनी वैसे तो आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं। शोरसेनी पश्चिमी हिंदी का भी जन्म हुआ है, राजस्थानी हिंदी का भी, और पहाड़ी हिंदी जो पुराने वीडियो में हमने देखा है उसके बारे में हमने देख चुके हैं। क्योंकि जो पहाड़ी हिंदी है उसका प्रभाव, शोरसेनी का प्रभाव रहा पहाड़ी हिंदी पर। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में, शोरसेनी के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी शोरसेनी की। एक तो है, सबसे पहले आपको पता है सारी बात, पहले नंबर पे है पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी हो जाएगा हमारा पश्चिमी हिंदी। दूसरे नंबर की हो जाती है राजस्थानी हिंदी, और तीसरे नंबर की हो जाती है पहाड़ी हिंदी, क्योंकि प्रभाव है इसका, फिर भी कर लीजिए इसे पहाड़ी हिंदी। और चौथा है आपका गुजराती, ठीक है, गुजराती भाषा। तो ये 4 हो जाते हैं शोरसेनी के। अब बात कर तो पेशाची, पंजाबी का जन्म हुआ था पंजाबी भाषा का पेशाची अपभ्रंश से। तो पेशाची अपभ्रंश के बारे में बात कर ली जाए थोड़ी। पेशाची अपभ्रंश, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो इसके अंतर्गत है, पहली हमने देख ली है, पंजाबी है, और एक है दूसरे नंबर की लहंदा। अब तीसरा अपभ्रंश, यहाँ से अगला प्रश्न बनता है ब्राचड़। तो ब्राचड़ अपभ्रंश के बारे में बात हो रही। तो ब्राचड़ अपभ्रंश, इससे हुआ है सिंधी भाषा का जन्म, सिंधी भाषा। अब सिंधी भाषा को किस सन में, यहाँ से मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि सिंधी भाषा को, ये प्रश्न है, कमेंट्स करके सभी कमेंट करना इसका कि किस सन में संविधान की 8वीं अनुसूची में से, संविधान की
8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न रहा, इसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट्स में। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहां से बनता है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात हो रही, महाराष्ट्रीय, तो इसका हुआ है मराठी भाषा का उद्भव हुआ है इससे। अब अगला है मागधी अपभ्रंश, तो ये सारे अपभ्रंश देख लीजिए, सारे ही पेशाची अपभ्रंश, पेशाची से पंजाबी हुई है, लहंदा हुई है, और ब्राह्मण अपभ्रंश इससे सिंधी। अब सिंधी भाषा, मैंने आपसे प्रश्न किया है कि सिंधी भाषा को किस सन में संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा का दर्जा दिया गया है या जोड़ा गया है, आपसे ये प्रश्न पूछा है, इसका कमेंट्स में जवाब देना आपको। अगला है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। ठीक, मागधी अपभ्रंश है, तो इस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी, तो पहली है हमारी मागधी बिहारी है, बिहारी हिंदी हमने पढ़ा था। ठीक है, बिहारी के बाद में है आपका बांग्ला के बाद में है उड़िया, 3 हो जाती है, पहला है बिहारी हिंदी, दूसरी है बांग्ला, तीसरी है उड़िया हिंदी, और आपकी चौथा हो जाती है असमिया। ठीक है, असमिया। तो ये 4 भाषाएं हैं जो मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और पहला, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो यहाँ हमने देखा था कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, ये विश्व हिंदी सम्मेलन की बात है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से इतने प्रश्न कंप्लीट होते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। यहाँ से अगला प्रश्न बनता है, 12 नंबर हो चुके थे, 13, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, अपभ्रंश की बात हो रही है, जो अपभ्रंश है जहाँ से अभी हमने पढ़ा पूरा पिछले क्वेश्चन, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, पुरानी हिंदी, तो ये कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी इनका उपनाम है, ध्यान रखिए, गुलेरी जो है उपनाम है, गुलेरी ने कहा है। गुलेरी, ये जो है चंद्रधर शर्मा का उपनाम है गुलेरी, उपनाम है गुलेरी, ध्यान रखिए इनका। और इनकी एक सबसे फेमस, ये हिंदी साहित्य, हिंदी के बारे में भी वो साहित्य जगत की बात की जाए तो हिंदी साहित्य जगत में ये सबसे प्रसिद्ध रचना रही है इनकी, सबसे फेमस प्रसिद्ध रचना है इनकी कि उसने कहा था, उसने कहा था, ये कहानी जरूर पढ़िए, बहुत ही बढ़िया कहानी है। अब अगला प्रश्न बनता है 14 नंबर का, यहाँ से ब्रजबुली को पुरानी हिंदी के नाम से, ब्रजबुली को पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस सन में की गई, किस सन में, तो ये की गई थी 1893 ईस्वी में। ठीक है, और किसने की थी ये, तो शिव कुमार सिंह, एक तो हो गए शिव कुमार सिंह एवं बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक, अब अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि मॉरिशस के बारे में बात कर लिया है कि मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब रहेगा हमारा अभिमन्यु अनंत है, अभिमन्यु
अनंत है, अनंत जी हैं। इन्हें मॉरिशस का अभिमन्यु, मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। इनकी एक रचना है अभिमन्यु अनंत जी की, वो देखिए, लाल पसीना रचना है इनकी, लाल पसीना। लाल पसीना, लाल पसीना के लिए इन्हें प्रेमचंद की संज्ञा दी गई है। किस लिए? क्योंकि प्रेमचंद ने क्या किया था, प्रेमचंद जी की एक रचना है गोदान, नाम सुना होगा सभी ने, बाकी रचना तो बहुत है इनकी। गोदान है इनका एक उपन्यास, विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषक जीवन का महाकाव्य की संज्ञा दी गई है गोदान उपन्यास को। जिसके बाद में प्रेमचंद के बारे में बात कर ली जाए थोड़ी। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि भोजपुरी का साहित्यकार हैं एक, भोजपुरी भाषा के या बोली के, भोजपुरी के साहित्यकार, उनका नाम है भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर की संज्ञा दी गई। भोजपुरी बोली, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अब ये एक प्रश्न हो गया यहाँ से। अब इसके अंतर्गत ही एक और प्रश्न है कि भोजपुरी का भारतेंदु भी इन्हीं को, भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भिखारीदास ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है, तो दो प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से बनते हैं आपके। अगला प्रश्न की बात की जाए तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा हमारा सीधा सीधा आंसर चेन्नई में है। अगला प्रश्न है 19वां कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा। हमने पहले भी बात की है इसकी कोंकणी की। ठीक है, अब अगला प्रश्न है यहाँ से कि हिंदी की एक विशिष्ट बोली है, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं कि हिंदी की विशिष्ट बोली जिसको काव्य भाषा की संज्ञा दी गई है, हिंदी की विशिष्ट बोली, उसका नाम है विशिष्ट बोली का ब्रजभाषा, जिसे काव्य भाषा की संज्ञा दी गई है। काव्य भाषा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रजभाषा है, हिंदी की विशिष्ट बोली है, और ब्रजभाषा कौन सी? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा, इसको काय की संज्ञा दी है, तो यहाँ पर काव्य भाषा की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सबसे पहले कहाँ उदित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा बंगाल में। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है 22 नंबर का कि भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा किस राज्य में दिया
गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा नागालैंड एवं मिजोरम। नागालैंड एवं मिजोरम। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्रश्न थे ये हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से एग्जामिनर जो भी प्रश्न बनाएगा, टफ पेपर बनाता है, तो इन प्रश्नों का प्रयोग जरूर करेगा। अब यहाँ तक आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे लिपि के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, कि लिपि की जरूरत क्या पड़ी, इसका अर्थ क्या होता है, लिपि का विकास किस तरह हुआ। ठीक है, लिपि का विकास किस प्रकार हुआ, पहले कौन सी लिपि थी, क्या पहले चित्र लिपि थी, या फिर बात की जाए तो प्रतीक लिपि थी, या भाव लिपि थी, ध्वनि लिपि थी। ठीक है, तो किस तरह से ध्वनि का विकास होता है। या फिर हम बात करें देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि के संदर्भ में बात करेंगे कि इसका विकास कहाँ से हुआ, ये कैसी है, विकास कहाँ से हुआ। ठीक है, वैज्ञानिकता कैसी है इसकी, या फिर इसे कैसा लिखा जाता है, इनके बारे में